चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे भाई। गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। बातें बंद कर दो भाई। हम लोगों ने आज डिस्कशन किया था इस चीज़ के रिगार्डिंग कि थोड़ा सा बीएनएस के बारे में और बीएनएसएस किस बारे में बताते ही हमने डिस्कस किया था यहाँ से। अगर मैं अब प्रॉपर बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में यानी कि अभी जब हमने पढ़ा था, आज जो हमारा लेक्चर हुआ था हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। उसके बाद एक बार हमने बेयर एक्ट में जा करके सेक्शन 1 को देखा था। ठीक है जी, यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। अंडर द बीएनएस 2023 क्रिमिनल कोर्ट्स है जो भारत के, वो अपना जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हैं। क्यों? आइदर बिकॉज अ क्राइम इज कमिटेड बाय एनी पर्सन विद इन द इंडियन टेरिटरी, आपको बोला ना एक बार, or because a crime though committed outside India, the person committing the crime is liable to be tried for it under any Indian law। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, यहीं से ये बात निकल करके आ गई हमारे सामने कि अगर एक पर्सन, ठीक है जी, इंडिया में कोई भी पर्सन इंडिया में क्राइम कमिट करेगा तो वो बीएनएस के तहत लाइबल होगा। या कोई ऐसा पर्सन जो बाहर कमिट कर रहा है क्राइम लेकिन वो इंडियन लॉ के तहत लाइबल होना चाहिए, तो उसे भी हम कहाँ लेकर के आएंगे? बीएनएस में लेकर के आएंगे। समझ गए भाई? देखो क्या लिखा है। जो हमारे यहाँ के क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो अपनी जुरिस्डिक्शन, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि या तो एक क्राइम कमिट किया किसने, सी सामने देखो स्क्रीन पे, क्राइम करने वाला कौन है? एनी पर्सन। बोलो भाई, हु इज कमिटिंग क्राइम? एनी पर्सन। कहाँ पे? करेक्ट। एनी पर्सन कौन? नेशनल हो या मतलब यहाँ का, या फॉरनर हो। कहाँ कर रहा है जी क्राइम? विद इन द टेरिटरी। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि एनी पर्सन। हम ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हैं कि इंडियन कह लीजिए या फॉरनर कह लीजिए। क्यों? क्योंकि इसने इंडिया के टेरिटरी में क्या किया है जी? क्राइम किया है, यानी कि इंडियन टेरिटरी में क्या हुआ है? आपका क्राइम हुआ है। समझ गए भाई? और या फिर क्या है, देखो क्या लिखा है। बिकॉज अ क्राइम ऑल्दो कमिटेड आउटसाइड इंडिया, क्राइम हुआ कहाँ है जी? आउटसाइड इंडिया, बट फिर भी वो बीएनएस के तहत, या कह लो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स अपना दायरा क्यों यूज कर रहे हैं, अपनी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? रीजन बीइंग कि वो पर्सन जो क्राइम कमिट करने वाला है वो लायबल है कि उसका ट्रायल चले किसके तहत? इंडियन लॉ के तहत। आ गई बात समझ में? तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि द पर्सन हु इज, बोलो भाई, लायबल टू बी ट्राइड, ठीक है जी, अंडर इंडियन लॉ। आ गई बात समझ में? यही रीजन है कि फिर वो क्या है, चाहे इंडिया के बाहर अपराध कर रहा है, ऑफेंस कमिट कर रहा है, बट स्टिल हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स क्या करेंगे जी? अपना दायरा इस्तेमाल करेंगे। और कह रहे थे फॉर्मर, यानी कि जो पहले आपने पढ़ा, इसको हम जानते हैं किस नाम से? इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। आ गई बात समझ? बोलो भाई। और जो दूसरा है इसको हम किस नाम से जानेंगे? कि बाहर से भी हम क्या कर रहे हैं जी? बाहर क्राइम बाहर हुआ है बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं? अपना ये एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। समझ गए भाई? डन। आगे डिफाइन भी किया गया। ऑल्दो अब क्या है, मैं वैसे आपको बता दूं, सिलेबस 2017 जब होता था और वहां पे जब आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाते थे तो ये टॉपिक होता था। फिर सिलेबस 2022 जब आया तो ये वाला टॉपिक स्पेसिफिक हटा दिया गया था, इतना डिटेल में नहीं था। लेकिन अब फिर से जब ये बीएनएस और बीएनएसएस इंक्लूड किए गए तो फिर से आपके सिलेबस में इसे इंक्लूड कर दिया गया। और उस समय पे ये 4 नंबर में अच्छा क्वेश्चन आता था। ठीक है जी, कि व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन, या कह लो दायरा क्या है, या आईपीसी जो है उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कैसे होता है। तो पढ़ लेना अच्छे से, 2-2 नंबर में दोनों बताने पड़ सकते हैं। इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है जी? वेयर अ क्राइम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ बीएनएस इज कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी क्राइम जो किया गया है कहाँ की टेरिटरी में? इंडियन टेरिटरी में। तो बीएनएस अप्लाइज एंड द कोर्ट्स कैन ट्राई एंड पनिश रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन हु हैड कमिटेड द क्राइम इज एन इंडियन नेशनल और फॉरेनर। कह रहे सीधी सी बात है भाई, बीएनएस ये कहता है जहां पे क्राइम किया गया है, कहाँ जी? इंडिया की टेरिटरी में, फिर वो क्राइम करने वाला इंसान चाहे क्या हो जी, इंडियन नेशनल हो या फॉरनर हो, हम उसको क्या करेंगे? इसी एक्ट के तहत पनिश करने वाले हैं। एंड दिस इज कॉल्ड इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। क्यों? बिकॉज द सबमिशन टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इज बाय वर्च्यू ऑफ द क्राइम बीइंग कमिटेड विद इन द इंडियन टेरिटरी। कह रहे इसका रीजन ये है कि इंडियन टेरिटरी में हुआ है, इस वजह से क्या किया जा रहा है? बोलो भाई, उसका ट्रायल यहाँ पे चलेगा। डन। और ये मैंने इसलिए आपको पहले पढ़ाया था, इफ यू रिमेंबर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन
5। ठीक है, हमने जस्ट बेरेक से पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, इफ यू रिमेम्बर, याद है क्या? सी, हमने सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 यहाँ से ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो ये बताता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका लिखा गया है कि सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस डील्स विद द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्स। ये जो सेक्शन है ये बताता है कि जुरिसडिक्शनल स्कोप, या ये कह लो हमारे इसका बीएनएस का जो ऑपरेशन है वो उन ऑफेंसेस पे भी है जो कमिट किए जाते हैं चाहे विद इन इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया। ठीक है जी, द एम्फेसिस ऑन एनी पर्सन, और कह रही है जो एनी पर्सन वर्ड है इस पे जोर देना भाई। ये जो वर्ड लिखा गया ना एनी पर्सन, इट मेक्स इट वेरी क्लियर, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट हमें बता देता है कि कोई भी गिल्ट है किसी एक्ट और ओमिशन के लिए तो लॉ इक्वल अप्लाई होगा बिना डिस्क्रिमिनेशन किए, कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, रैंक, स्टेटस और प्रिविलेज। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी जाति का हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, ठीक है जी, यहाँ का हो या बाहर का रहने वाला, इंडिया में अगर क्राइम करोगे तो बीएनएस के तहत सजा मिलेगी। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। धर्म, जाति और समुदाय बोल देते, ग्रुप ऑफ पर्संस को जनरली बोल देते हैं। ठीक है जी, रिलीजन धर्म बोलते हैं, कास्ट जाति बोलते हैं, क्रीड जनरली जो ग्रुप ऑफ पर्संस होता है स्पेसिफिक क्लास से जो बिलोंग करता है, जो कहने को एक है बट अपने आप में अलग दिखता है, ये कह सकते हैं। ठीक है जी, बीएनएस अप्लाई होता है इन ऑफेंसेस पे। पढ़ लो, यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, देखो क्या लिखा है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कह रहे इंडिया की टेरिटरी में अगर किसी ने ऑफेंस किया है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब जो डिफाइन किया गया आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें हमारे जो टेरिटरियल वाटर्स होते हैं 12 नॉटिकल माइल्स, उसको भी कवर किया गया है। इंडिया की डेफिनेशन मतलब सिर्फ जमीन तक, बॉर्डर्स तक नहीं, उसके बाद टेरिटरियल जो वाटर्स है उसको भी, और जो एयर स्पेस है इंडिया का उसको भी। आ गई बात समझ में? उसे इंडिया ही मानते हैं। एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, अब इसका वैसे तो प्रैक्टिकल मतलब ये है कि इंडिया से बाहर, ठीक है जी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया, दो वर्ड है, एक है विदाउट इंडिया। आ गई बात समझ में? समझे क्या? जो इंडिया के बाहर है। एंड बियॉन्ड इंडिया का मतलब होता है जो ना सिर्फ बाहर है बल्कि वहां पे कंट्रोल भी नहीं है हमारा। तो उन ऑफेंसेस पे भी अगर उस जगह पे भी किया जाता है तो भी बीएनएस अप्लाई हो जाता है। क्यों? अगर कोई इंडियन सिटीजन जा करके वहां पे क्या करता है, ऑफेंस कमिट करता है। फिर कोई भी पर्सन जो किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वेर एवर इट मे बी, आसमान पे है, ठीक है जी, रनवे पे है, ठीक है जी, खड़ी है, अभी तक टेक ऑफ नहीं किया है फ्लाइट ने, जहाज पोर्ट पे है या पानी में चल रहा है या पानी में रुका हुआ है, डजेंट मैटर, इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर किसी ने भी अगर ऑफेंस किया तो वो बीएनएस के दायरे में आएगा। एंड एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग एन ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, कोई भी पर्सन जो भारत में ना हो करके वहां से कोई ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है जो कहाँ पे है जी, इंडिया में। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। क्लियर? डन? श्योर? ओके जी। कोई भी फॉरेनर ये डिफेंस में नहीं बोल सकता, इट शुड बी नोटेड दैट, क्या हो गया? आपने बोल दिया ना बेटा वो इंडियन है। हाँ तो यही तो बताया इसी पॉइंट पे। हमारा अगर इंडिया का पर्सन, इंडियन सिटीजन, चाहे कहीं जा करके मर्डर करते, कहीं जा करके ऑफेंस कमिट करते, आप तो मर्डर कह रहे हैं, कोई भी ऑफेंस कहीं भी करते, इंडिया का सिटीजन चाहे इंडिया में कर रहा है चाहे कहीं बाहर कर रहा है, चाहे किसी और देश की रजिस्टर्ड शिप पे कर रहा है, वो तो बीएनएस में आएगा ही आएगा। यही तो बताया, इंडियन सिटीजन कहीं भी, कहीं भी, ठीक है ना, सर समंदर में अंदर ले जाके सबमरीन में डुबो के मार दिया, ठीक है जी, तो भी, हाँ जी, आई बात समझ में? उसके साथ डुबो दिया, कत्ल कर दिया किसी भी तरीके से, समुद्र की गहराइयों में ले जा करके, आसमान में ले जा करके कहीं मार दो। बेटा अब मैं क्या बोलूँ? ठीक है जी, हो जाएगी। ठीक है क्या? चेक कर लो फिर बोलना।
समझ गए क्या भाई? इट शुड बी नोटेड दैट इट इज नॉट अ डिफेंस। एक फॉरेनर ये नहीं कह सकता या नॉन इंडियन सिटीजन कि मुझे पता नहीं था जी यहाँ पे ये चीज अपराध है। आई बात समझ में? ये बहुत अच्छी चीज लिखी है यहाँ पे। जनरली क्या होता है, एक फॉरेनर ये क्या कह सकता है, यहाँ आकर के ऑफेंस कमिट कर देगा और फिर क्या बोल देगा, आई डोंट नो दैट, मुझे नहीं पता था। ठीक है जी, कि ये ऑफेंस होता है यहाँ पे। तो फिर क्या करे भाई? तो कह रहे ये एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी डिफेंस में ये नहीं बोल सकता कि मुझे पता नहीं था। पता हो भी कैसे? अब अगला अपनी जगह सही है, उसके देश में हमारा कानून थोड़ी पब्लिश होता है। इंडिया का लॉ कहाँ पब्लिश होता है? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। तो कह रहे हैं ये एक्सक्यूज यहाँ नहीं चलेगा। हो सकता है द एक्ट इटसेल्फ नॉट बीइंग एन ऑफेंस इन हिज ओन कंट्री। और वो कह रहे जी हमारे देश में ये कानूनी अपराध नहीं है, कानूनी रूप से इसे अपराध नहीं माना जाता हमारी कंट्री में, आपकी कंट्री में माना जाता है, ये हमें नहीं पता था, ये एक्सक्यूज नहीं सुना जाता है। इंडिया का लॉ इंडिया में पब्लिश हो गया, सफिशिएंट है। इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट लायबल कि वो अपने यहाँ के लॉ को और कंट्रीज में भी पब्लिश करे। ठीक है जी, ये सामने वाले की गलती है कि उसको यहाँ का लॉ नहीं पता, यहाँ आ रहा है तो। दैट्स वाई जब इंडियंस मान लो बाहर जाते हैं किसी ट्रिप पे तो बुक परचेज करते हैं, वो पढ़ते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन सच अ कंट्री। जिस देश में वो जा रहे हैं वहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वो बेसिक चीजें हैं जो हो सकता है वहाँ पे लॉफुल ना हो। तो इन दिस रिगार्ड कह रहे इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अली अहमद वर्सेस, ठीक है जी, स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये कहा था, इट इज ऑब्वियस कि एक इंडियन लॉ को ऑपरेट और इफेक्टिव बनाने के लिए किसी टेरिटरी में वेयर इट ऑपरेट्स दैट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि कह रहे हैं ये देखो क्या है, ये बहुत ऑब्वियस है, अगर आप इंडियन लॉ को इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो जहां पे वो बना है उस जगह पे अगर उस लॉ को अप्लाई करना चाहते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उस लॉ को या तो पब्लिश किया जाए या उसको इंडिया के बाहर भी बताया जाए, ताकि फॉरनर्स को इस दायरे में ला सकते हैं। ठीक है जी, एम्पिट का मतलब दायरा होता है। इट वुड बी अपेरेंट दैट द टेस्ट टू फाइंड आउट इफेक्टिव पब्लिकेशन वुड बी पब्लिकेशन इन इंडिया। क्या कोई लॉ इंडिया में एप्लीकेबल है या वैलिड है नहीं, ये अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या वो इंडिया में पब्लिश हुआ है, और अगर वो इंडिया में पब्लिश हुआ है तो ओके है, नॉट आउटसाइड इंडिया, सो एज टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ एवरीवन हु इंटेंड्स टू पास थ्रू इंडिया। कह रहे हैं कोई भी इंसान जो इंडिया में आ रहा है उसकी नॉलेज में वो कानून है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इंडिया में पब्लिश है या नहीं ये चेक करेंगे। समझ गए भाई? क्वेश्चन बन जाता है अच्छा कि इट इज नॉट अ डिफेंस फॉर अ फॉरेनर दैट उसे उस लॉ के बारे में नहीं पता था। ठीक है जी, डजंट नो अबाउट द लॉ ऑफ इंडिया, क्या ये डिफेंस लिया जा सकता है? कमेंट। समझ गए भाई? डन? श्योर? ओके। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम बीएनएस। ये कह लो कि इंडिया के अंदर अगर ऑफेंस कर दिया जाए तो भी ये पर्सन क्या है जी, बीएनएस के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। कौन से पर्सन? ठीक है जी, आइए देखते हैं। देखो क्या लिखा है, एग्जम्पशन फ्रॉम इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ बीएनएस। आर्टिकल 361 क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम दे होल्ड ऑफिस। जब तक एक पर्सन प्रेसिडेंट है या गवर्नर है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू की जा सकती हैं, उन्हें कोर्ट में ट्रायल नहीं किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, प्रिविलेज दिया गया है। डन? दूसरा, इन अकॉर्डेंस विद वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है जी, इंटरनेशनल लॉ या कह लो जो एग्रीमेंट्स है, जो संधि की जाती है, ट्रीटीज साइन की जा सकती है, उसके अनुसार फॉरेन सॉवेरियंस को भी एग्जम्प्ट किया जाता है कि वो उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंडिया में नहीं चलेंगी, वो अपने लॉ के तहत ट्रीट किए जाएंगे। और तीसरा, ये इम्यूनिटी उनको भी दी जाती है जो एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स हैं दूसरी कंट्री के, जिनका ऑफिशियल स्टेटस है इंडिया में। ठीक है जी, हाँ जी। क्यों नहीं आएगा बेटा, रिप्रेजेंट जो करता है अपनी कंट्री को, ये लिखा है। इसको भी तो पढ़ो साथ में, फॉरेन सोवेरियंस लिखा है, फॉरेनर नहीं लिखा है। जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, एम्बेसी सुना है? पीके देखिए, मूवी की बात कर रहा हूँ। पीके मूवी देखिए? ठीक है जी, उसमें जो नाम होता है सुशांत सिंह राजपूत के जो करेक्टर का, सरफराज नाम था ना आई थिंक, वो एम्बेसी में काम करता है, लंदन में था ना शायद आई थिंक, पाकिस्तान एम्बेसी में काम करते हैं। इसी तरीके से बीबी देखिए, बेटा लंदन में काम करता है, पाकिस्तान एम्बेसी में। कोई बात नहीं, बचपन से।
ठीक है जी, बीवी देखिए बजरंगी भाईजान। ठीक है जी। किसकी बीवी नहीं बेटा, बजरंगी भाईजान मूवी देखी है क्या? उसमें जब सलमान खान का जो करेक्टर होता है, पवन, ठीक है जी, वो मुन्नी को जब छोड़ने के लिए जाता है, एम्बेसी विजिट करते हैं वो। ठीक है जी, वो कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं भेज पाएंगे अभी, जर्मनी जापान कहीं भेजना है बता दो। वो कहता है ना जी कि ये क्या बात हुई, मुन्नी अगर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान जाएगी। और इतने में वहां थोड़े से दंगे हो जाते हैं, पत्थर वगैरह। एम्बेसी, अब उस एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं, इन शॉर्ट ऐसे समझो, मान के चलो इंडिया में अगर एम्बेसी है यूएस की, तो यूएस एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं वो यूएस उन्हें भेजता है यहाँ पे। इसी तरीके से इंडिया की जो एम्बेसी है अगर वो बाहर बनी है तो ठीक है जी, अपने यहाँ के इंडियंस वहां जाकर के काम करते हैं। ठीक है, ये इसलिए बनाई जाती है एम्बेसी ताकि फॉर एग्जांपल अब हमारे देश के लोग बाहर हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए में है, उनको वहां अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, देन दे विजिट एम्बेसी, और वहां पे इंडियंस जॉब कर रहे होते हैं जो उनकी लैंग्वेज को, उनकी भावनाओं को, चीजों को समझ पाते हैं। इसी तरीके से इंडिया में, दिल्ली में अलग अलग एम्बेसीज बनाई गई है। ठीक है जी। तो बात हो रही है सोवेरियंस, जो कंट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोग आते हैं, एम्बेसडर्स हो सकते हैं, डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, और फॉरेन सोवेरियंस हो सकते हैं। समझ गए जी, इनको आउटसाइड द, ठीक है जी, स्कोप ऑफ बीएनएस रखा गया। आईपीसी में भी ऐसा ही होता था। डन, श्योर। अब बात करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बता चुका हूं ये एक क्वेश्चन है जी, ध्यान से नोट कर लेना जितने भी, क्योंकि आज तक देखो पेपर नहीं बना है इनके ऊपर, आईसीएसआई का कोई एग्जाम नहीं है। तो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो पक्का प्रिपेयर कर लेना। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है जी, दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। आ गई बात समझ में? समझे क्या? आगे बढ़ो। यहाँ से आपका देखो क्या लिखा गया, अब मैंने ऑलरेडी बता दी, सी सामने स्क्रीन पे। वी हैव डिस्कस ना कि आईपीसी में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 है जैसे। अब बीएनएस में क्या कर दिया गया है इनको, सेक्शन 1 के सबसेक्शन में इंक्लूड कर दिया गया है। भैया कन्वर्ट हो गए हैं, जैसे देखो क्या लिखा है, सेक्शन 3 था जो आईपीसी का, अब उसकी जगह क्या आ गया, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4। इन शॉर्ट 3 में जो बातें लिखी थी अब वो सबसेक्शन 4 में लिखी है। सेक्शन 3 में जो चीजें थी बीएनएस के, वो सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 में है। और ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एनी पर्सन जो भी लाइबल है वो टाइम बिंग, जो किसी भी कानून के तहत, टाइम बिंग इन फोर्स इंडिया, भाई इंडिया में जो भी कानून था, आईपीसी की बात कर रहे हैं, जो ट्राई किया जा सकता था ऑफेंस के लिए, ऐसा ऑफेंस जो भारत के बाहर किया है, तो उसको अब बीएनएस के प्रोविजंस के तहत क्या करेंगे जी, डील करेंगे। यानी कि बीएनएस जो बताता है उसके प्रोविजंस के तहत उसको सजा दी जाएगी। आई बात समझ में? इंडिया के बाहर भी अगर वो ऑफेंस करके आ रहे हैं, सुन लेना आप ध्यान से, इंडिया के बाहर भी अगर ऑफेंस करके आ रहे हो तो भी इंडिया में क्या होगा जी, उसको ये माना जाएगा कि ऑफेंस इंडिया में कमिट हुआ। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। डन, श्योर। फिर कहते हैं सेक्शन 4 जो आईपीसी का होता था अब वो सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 बन चुका है, किसका, बीएनएस का। आई बात समझ में? यानी कि ये जो था ये अब क्या बन चुका है जी, सबसेक्शन 5 में आ चुकी है चीजें। क्या कहता है सेक्शन 1 सबसेक्शन 5, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, रिकैप कर लो कि बीएनएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे उन ऑफेंसेस पे भी जो कमिट किए गए हैं, किसके द्वारा, any citizen of India in any place without and beyond India, already explained, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, done, any person in any place without and beyond India committing an offense targeting a computer resource located in India। आज इस कंप्यूटर को जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको अगर कोई बाहर से टारगेट करता है और ऑफेंस अगर कमिट करता है तो वो बीएनएस के दायरे में आएगा। समझ गए जी? आई बात समझ में? या फिर मान के चलो आज इनका जो कंप्यूटर है जिससे वो चैनल ऑपरेट किया जाता है, ठीक है जी, जो ये अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है जी, उसके साथ कुछ गलत कर दिया जाता है उस चैनल के साथ, या उस कंप्यूटर के साथ कोई वायरस डाल दिया जाता है या हैक कर लिया जाता है, तो और अगर वो ऑफेंस है बीएनएस के तहत तो भी उनका ट्रायल कहाँ चलेगा, इंडिया, इंडिया की क्रिमिनल कोर्ट्स में। समझ गए भाई? डन, श्योर, ओके भाई। ये लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है, हरीश जी बेटा, बीएनएस किस किस पे अप्लाई होता है? ओके जी, जी, बीएनएस की फुल फॉर्म, बैठिए आप उठिए बेटा।
उठिए। बीएनएसएस। क्या? इधर। जी, किस किस पे एप्लीकेबल होता है बीएनएस? बीएनएस मतलब, और बीएनएसएस? जी, किस पे अप्लाई होता है बीएनएस? कहीं पे भी हो, या जब ऑफेंस करेंगे तब? कौन बोलेगा फिर ये? नेक्स्ट। क्या? कौन करेगा? सही कह रहा है क्या ये? जी। क्या आपने फॉरेनर इंक्लूड किया जो इंडिया में क्राइम कमिट करता है? कौन? क्या बताएं? अच्छा, और अब बता दे, चलो कोई बात नहीं। बाहर करेगा तो? और अगर बाहर की शिप हो, इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो? शिप तो इंडिया की है। ऑफेंस। ओके। और अगर इंडियन सिटीजन फॉरेन की शिप पे, लेकिन शिप फॉरेन में रजिस्टर्ड है, अब? गलत। क्लियर हो गया? जी। जी। ये आपने तीसरी बार डाउट लिया, आगे बोले। जी बेटा। जी। जी। दोनों देशों की ट्रीटी चेक की जाती है उसके बाद कि। आपकी तो है ही नहीं बेटा। बैठ जाइए। आप है ना बेटा, भूल गए? डन भाई। देखो भाई क्या लिखा है इन दिस सेक्शन, जो वर्ड ऑफेंस है, कह रहे इट इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर बीएनएस। कह रहे यहाँ पे जो इस सेक्शन में जो ऑफेंस वर्ड लिखा है, कह रहे अगर वो इंडिया में ऑफेंस है तो बाहर अगर कर रहे हो तो भी उसे क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन ये बेरेक से ही उठाई गई है भाई। ए जो कि सिटीजन है इंडिया के, मर्डर करते हैं किसी ऐसी जगह पे जो इंडिया में नहीं है, तो भी उनका ट्रायल इंडिया में चलेगा, कन्विक्टेड अगर होते हैं। ठीक है जी। तो मर्डर के कन्विक्टेड इंडिया में मान करके, ठीक है जी, चाहे कहीं भी उन्होंने मर्डर किया है, उनको क्या किया जाएगा जी? बीएनएस के तहत ही केस चलेगा। डन। श्योर? पूछना है कुछ? ये बदलाव बताए हैं भाई। कह रहे पुराने सेक्शन में और नए सेक्शन में क्या बदलाव है। कह रहे पहले सेक्शन होता था वो 3 अपने आप में, अब ठीक है जी, विदाउट हेडिंग उसको क्या कर दिया गया है? सबसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से इंडियन लॉज लिखा होता था, वहां पे अब एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स लिख दिया गया है। इसी तरीके से जो चेंजेस हैं 4 और सबसेक्शन 5 में, वो बता रहे हैं जी। कह रहे सेक्शन अब सबसेक्शन बन गया है, और युगांडा लिखा होता था पहले, वहां पे एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया लिख दिया है इस इलस्ट्रेशन में। पहले ऐसे लिखा होता था कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, बट अब चेंज करके क्या कर दिया है जी? एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया कर दिया। डन? श्योर? बोलो भाई। अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग बेटा। जी बताएं। अच्छा, डाउट भी कोई और ले रहा है, जैसे मर्डर कोई और करवा रहा है, देन अगर पता लगता है बेटा, देखो साफ स्पष्ट सी बात है, कोर्ट में जो चीज प्रूव हो गई, अगर प्रूव हो गया कि आपने मर्डर करवाया तो आप भी कन्विक्ट हैं उस चीज के। ठीक है जी। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट पूछ लेना बेटा, है ना? दोनों कंट्री, जैसे आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, आपने ऐसा पढ़ा है कि इंडिया में इनकम कमाते हैं, फॉरेन से कमाते हैं, तो भी टैक्स लिया जाएगा यहाँ पे। और फिर ये क्वेश्चन भी आता है बच्चे का कि सर फिर वहां से इनकम कमाई है तो क्या वहां की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी?
वो यहाँ भी टैक्स भरे, वहां भी टैक्स भरे, ठीक है जी, दोनों जगह टैक्स भरे। तो पढ़ा है ना कि एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज होती हैं, तो सेम यहाँ पे होता है। एक्सट्रेडिशन सुना है कभी? कभी ऐसा सुना है कि जब कोई कत्ल करके ऑफेंस करके भाग जाता है दूसरे देश में, तो फिर उसकी गवर्नमेंट अपने इंडिया वालों को सौंप देते हैं, या मूवीज में देखा हो अरेस्ट करने के बाद? क्यों होता है वो? क्योंकि इंडिया और उस कंट्री के बीच में ट्रीटी है, और अगर ट्रीटी ना हो तो वहां की गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करके अपने को यहाँ नहीं सौंपेगी। और दैट्स द रीजन, अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में भी सुनी हो, या कि ऑफेंस के बाद वहीं जाते हैं लोग, ठीक है जी, तो इट्स रीजन की ट्रीटीज नहीं है। समझे? बोलो भाई। अब बैक टू द टॉपिक, साइंस विदाउट, ठीक है जी, साइंस, ये वर्ड तो आप ट्वेल्थ में भी पढ़ के आ चुके हैं। नहीं, आप सबने पढ़ा है। ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बाद स्टाफिंग, फिर आता है 7th पे डायरेक्टिंग। तो याद होगा, ऑर्गेनाइजिंग जब आप पढ़ते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो उसमें लिखा होता है अथॉरिटी सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेक कर लेना। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, चेक कर लेना। अथॉरिटी सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, वेरी गुड बेटा। ठीक है जी, इन्होंने पढ़ा है तो भी ये 12th पास करके यहाँ, आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आप 12th पास करके यहाँ आए। ठीक है जी, कोई बात नहीं। स्टेजेस ऑफ क्राइम, अब सुन लो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा भाई। या तो स्पेसिफिक पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो आपको शॉर्ट में बताना है। अदरवाइज स्पेसिफिक, प्रिपरेशन पे, अटेम्प्ट पे, इन दोनों पे सबसे ज्यादा ये स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने आप में। समझ गए भाई? डन क्या? ऑफेंस कैसे होता है, ठीक है जी। लेट्स एज्यूम, एग्जांपल क्रिएट करते हैं रॉबरी का, चोरी चकारी आप लोगों के अनुसार। ठीक है जी, मैं ऑलरेडी बेटा डिसाइडेड है, आपका ही नाम लूंगा, अपना टेंशन लें। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है कुछ लोगों का, मे बी उनके नाम हो सकते हैं शिवम, सुमित, रोहित, ठीक है जी, SSR। आई बात समझ में? एंड ये रॉबरी करेंगे, ठीक है जी, मिस्टर एस, ठीक है जी, मिस्टर एस एंड मिस्टर आर, ठीक है जी, या इसको आप लिख लेते हैं SH है और ये SU है, ठीक है जी। ओ माय गॉड, SSR, स्पेशल स्पेशल बोलो तेनों से, ठीक है, 2 S है बेटा। समझ गए भाई? आ गई क्या बात समझ में? 3 बच्चे हैं, ठीक है जी, जिनके नाम है, या इसको एक बार स्विच कर देते हैं, यहाँ पे सेम हो गई है। कोई और बताओ भी इनके ग्रुप का साथी जी। आ गई बात समझ में? SJR, और ये इन तीनों का सरदार, ठीक है जी। आ गई बात समझ में? दे आर प्लानिंग अ रोबरी। देखो अब कोई भी ऑफेंस होता है, लेट्स एज्यूम मान लो मर्डर है, थेफ्ट है, रोबरी है, किडनैपिंग है। आई बात समझ में? ये जो चीजें हैं, कोई भी ऑफेंस जब होता है तो कैसे ऑफेंस होता है आप बताएं, पहले सबसे पहले क्या होगा? बेटा थेफ्ट, रोबरी, डकैती तीनों अलग होते हैं, और ठगी अलग होती है। चोरी अलग है, डकैती अलग है, रोबरी अलग है, ठग अलग होते हैं। समझ गए? ठगी आगे पढ़ लेंगे, ठीक है जी, नहीं बताना, नहीं बताते बेटा, ठीक है जी। सुन लो अभी, देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ऑफेंस करने के लिए, इवन चाहे सुसाइड है, ठीक है जी, सुसाइड, थेफ्ट, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, आई बात समझ में? एनी ऑफेंस, सबसे पहले थॉट आता है, किसी न किसी के दिमाग की उपज होती है वो। आई बात समझ में? बोलो भाई। सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए, सबसे पहले क्या आती है? इंटेंशन। बोलो भाई। अब मान के चलो ये तीनों लोग, ठीक है जी, इनके दिमाग में ये सोच आई कि इस सर्दी में हम आते हैं या तो पैदल, ठीक है जी, जिसे आप अपनी 11 नंबर की गाड़ी भी कहते हैं, या हम आते हैं, ठीक है जी, बाइक पे, ठीक है जी, या मान लो 2 दोस्त आते हैं, तीनों आते हैं बाइक पे या स्कूटी पे,
और सर आते हैं गाड़ी में, ठीक है जी। और ये चीज तो क्या है जी, गलत है। आई बात समझ में कि हम तो ठंड में आते हैं बाइक पे या पैदल या स्कूटी पे, और सर आते हैं गाड़ी में। हमें भी चाहिए गाड़ी, और गाड़ी भी छोटी मोटी नहीं चाहिए, अच्छी ब्रांडेड गाड़ी चाहिए। आई बात समझ में, सोच बढ़ाओ, ठीक है जी। आई बात समझ में। और पैसा इनके पास है नहीं, तो इन्होंने क्या सोचा, हम क्या करते हैं जी, पैसा लूटते हैं, पहले रोबरी करते हैं। इंटेंशन आ गई, बोलो भाई, क्या इंटेंशन आ गई या नहीं आ गई? सबसे पहली चीज हमेशा क्या होनी चाहिए क्राइम के लिए, इंटेंशन, सोच। आई बात समझ में। उसके बाद क्या होती है बेटा, हाँ जी, तैयारियां होती है, प्रिपरेशन। जैसे मान के चलो, अब फॉर एग्जांपल मिस्टर एस ने बोला, ठीक है जी, अब तैयारी कैसे करनी है, कहते सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो बैंक कौन सा होगा। आई बात समझ में, जहां रोबरी करनी है, ये डिसाइड करना, ये भी क्या है जी, प्रिपरेशन, ठीक है जी। मिस्टर जे से पूछा गया प्रिपरेशन, तो कहते जी मुझे लगता है अपने पास कुछ वेपन होना चाहिए जिससे डरा सकें, तो मे बी ही सेड कि मैं चाकू ले आता हूँ, ठीक है जी। मिस्टर आर से पूछा गया आपकी तरफ से कुछ सहयोग, तो ही सेड कि मैं वो मंकी कैप ले आता हूँ, ठीक है जी, जिससे कोई हमें पहचाने ना। ये सबसे जरूरी है, खासकर अभिषेक सर जो हमें कहीं भी देख लेते हैं, तो जरूरत है एक मंकी कैप की, जिससे क्या हो जी, पहचान में ना आए हम जब चोरी करने जाएं, ठीक है जी। मिस्टर एस कहते हैं फिर मान लो वहां पे तो पब्लिक होगी। मिस्टर जे कहते हैं कोई बात नहीं, हम उनको डरा तो रहे हैं, हमारे पास वेपन है, ठीक है जी। मिस्टर एस कहते हैं कि नहीं फिर भी मान लो, ठीक है जी, कोई विरोध करे इस चीज का, तो हमारे पास रस्सी भी होनी चाहिए जिससे हम बांध सकें। आ रही है बात समझ में। तो प्रिपरेशन की जाती है दूसरे नंबर पे। साथ में और एग्जांपल्स, लाइक मर्डर करना है तो भी इंटेंशन आती है, पहले एक सोच आती है कि इसे तो सामने वाले की जान हमें लेनी है, इसे तो मारना है जान से, उसकी प्रिपरेशन की जाती है। कैसे हो सकता है, आप वेपन खरीद रहे, गन खरीद रहे हैं, ठीक है जी, चाकू खरीद रहे हैं, पेचकस लेकर के आ रहे हैं, ठीक है जी। दम घोट के मारना है तो रस्सी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है जी। गाड़ी से उड़ाना है क्या, पहाड़ से फेंकना है क्या, जहर दे करके मारना है क्या, ये सब प्रिपरेशन में आता है। किडनैपिंग करनी है मान लो, ठीक है जी, मिस्टर आर कहते हैं कि अपन किडनैपर बनेगा आज। आई बात समझ में, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। इफ यू हैव अदर थिंग्स विच आर प्रायोरिटी देन दिस क्लास यू कैन गो बेटा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जी, सुसाइड भी एक ऑफेंस होता है, सुसाइड करना नहीं होता, अटेम्प्ट टू सुसाइड ऑफेंस होता है जी। तो ही सजा मिलती है, अभी आगे पढ़ेंगे बेटा। सुसाइड की सजा नहीं होती, अटेम्प्ट टू सुसाइड की सजा होती है। रीजन बीइंग कि आपने सुसाइड कर लिया तो किसको पनिश करोगे, डेड बॉडी को, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, जी, तो सजा मिलती है। अ, एक मूवी आई थी इफ यू रिमेम्बर, विक्की कौशल की, नहीं कार्तिक आर्यन की थी मे भी, ठीक है जी, बताएंगे अभी, खैर अभी पढ़ो आप, ठीक है जी। सुन लो, इसी तरीके से रोबरी है मान लो, डकैती है, तो भी क्या किया जाता है, पहले प्लानिंग, दैट इज इंटेंशन होती है सबसे पहले। किडनैपिंग करनी है मान के चले तो भी इंटेंशन आएगी, ध्यान दे भाई, ठीक है जी। गाड़ी अरेंज करनी है क्या, ठीक है जी, रेकी की जाती है पहले, कहाँ से किडनैपिंग करेंगे, ठीक है जी। ये सारी चीजें क्या है जी, प्रिपरेशन में आती है। इसके बाद जब सोच लिया है, प्लान बना लिया है, प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, अब अटेम्प्ट, ध्यान देना अभी, ठीक है जी। अब अटेम्प्ट दैट इज कोशिश की जाएगी। इट्स जस्ट लाइक कि मान के चलो ये तीनों पर्सन्स सारी तैयारियों के साथ एक बाइक पर, ठीक है जी, मंकी कैप लगा करके, ठीक है जी, साथ में बैग वैग लेकर के, पैसा लूटने के लिए वेपन्स लेकर के, और पहुंच चुके हैं कहाँ, बैंक के सामने, किस लिए, रोबरी करने के लिए। आ रही है बात समझ में, बोलो भाई। इसे बोलते हैं बेटा अटेम्प्ट। सेम हेयर, कि मान लो किसी का मर्डर करना है, अब वहां पहुंच चुके हैं जिसे मारना है, किडनैपिंग करनी है तो उस जगह पे है, उस लोकेशन पे जहां से आप किडनैपिंग करेंगे। आई बात समझ में, बोलो भाई। इसी तरीके से कोई भी ऑफेंस है, और सुन लो, मान के चलो आप कह रहे हैं जी स्कैम 2003 देखिए कभी किसी ने, स्टाम्प पेपर जो स्कैम था उसके ऊपर, बोलो भाई। तो देखो, जाली सिक्के बनाने हैं, जाली नोट बनाने हैं, जाली स्टाम्प पेपर बनाने हैं, ये भी क्या होता है,
ऑफेंस होता है। काउंटरफिटिंग करेंसी, काउंटरफिटिंग कॉइन्स बनाना, ये भी क्या है जी? ऑफेंस है। दंगे भड़काना चाहते हैं, ये भी क्या है? ऑफेंस है। देशद्रोह भी क्या है? ऑफेंस। तो मान लो आप कह रहे हैं जी हम जाली नोट बनाएंगे, ठीक है जी, या कोई कह रहा है कि हम जाली सिक्के बनाएंगे, जाली स्टाम्प पेपर बनाएंगे, उसको भी क्या बोला जाता है? ऑफेंस। तो उसके लिए भी इंटेंशन होती है। मान लो मशीन्स वगैरह अरेंज कर रहे हो, वो क्या होती है? प्रिपरेशन होती है। और जब आप वो बनाना शुरू कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अटेम्प्ट। जस्ट लाइक कि ये तीनों लोग जब बैंक जाएंगे रोबरी करने के लिए, और जब ये रोबरी करेंगे जिस दौरान, अब मान के चलो ठीक है जी, सबसे पहले भाई तो बाहर रुका है, ठीक है जी, ये वाले भाई, रीजन बिंग की दो लोग रोबरी करके आएंगे तो भागना भी है ना, ठीक है जी। ये दोनों अंदर जाते हैं, ठीक है जी, अंदर जा करके ये डराते हैं, ठीक है जी। मिस्टर जे वेपन्स निकालते हैं दोनों हाथ में, एक हाथ में चाकू है, ठीक है जी, मान के चले एक हाथ में गन लेकर के गए हैं, ठीक है जी। जो लोग जहाँ है वहीं रुक जाएं, ठीक है जी। यहाँ पे रोबरी हो रही है, सारा कैश हमारे हवाले कर दो, ठीक है जी। मिस्टर एस, ठीक है जी, बोरी लेकर के सबके सामने खड़े हैं, ठीक है, कि सभी अपने गहने पैसे जिसके पास जो है इस बोरी में डाल दो। और मिस्टर एस मैनेजर से पूछ रहे हैं, ठीक है जी, लोकर कहाँ है? लोकर बता दे मेरे को, बता दे लोकर कहाँ है, ठीक है, वरना मिस्टर जे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है जी, जान से मार देंगे। आई बात समझ में जी? बोलो भाई। अब देखो दो सिचुएशन है। अब ऐसा हो सकता है जैसे ही मिस्टर एस बोरी लेकर के खड़े हुए, बैग लेकर के सारा पैसा इसमें डाल दो, ठीक है जी, उसी समय क्या होता है जी? मैनेजर दो चाटे लगाता है जचा के, ठीक है जी, और मिस्टर एस की रोनी निकल जाती है। इसे देख करके मिस्टर जे वहां से भाग लेते हैं, बाहर देखते तो मिस्टर आर गायब है, ठीक है जी, ठीक है जी। मिस्टर जे फोन करते हैं मिस्टर आर से कि कहाँ रह गए जी आप? कह रहे हैं मेरे को कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आ गया था, ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। और मान के चलो ये तीनों पकड़े जाते हैं। तो क्या ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ? अगर सक्सेसफुल हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ऑफेंस हो चुका है। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा? अटेम्प्ट रह जाएगा। आई बात समझ में? नहीं, ये सिर्फ क्या है जी? अटेम्प्ट है। मैंने अभी नहीं बोला क्राइम है या नहीं है, ऑफेंस है या नहीं है, ठीक है जी, इसीलिए बेटा समझाया इतना डिटेल में, क्योंकि ये चारों भी पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले क्या होता है भाई? इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट। और अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो उसे क्या बोलते हैं? कमीशन ऑफ ऑफेंस या क्राइम, अकम्प्लिशमेंट, यानी कि ऑफेंस हो चुका है। ऑफेंस क्या हो गया जी? कंप्लीट हो चुका है। आई बात समझ में? बोलो भाई, पढ़ो फटाफट से, कमीशन की चार स्टेज याद करो भाई। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस कितनी स्टेजेस हैं बोलो फटाफट से? सबसे पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ। अब बात सुन लो भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है जी? ऑफेंस हो चुका है, क्या इसकी पनिशमेंट होगी या नहीं होगी? बोलो भाई फटाफट से। ऑफेंस होने पे पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। अटेम्प्ट की पनिशमेंट होगी या नहीं होगी? होनी चाहिए या होगी या नहीं होगी? होगी, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स कि किस तरीके का ऑफेंस था, ठीक है जी। अटेम्प्ट की भी सजा होती है। ये तो वही बात हुई कि अब मान लो ये रोबरी करने गए हैं और मिस्टर एस कह रहे हैं हुई तो नहीं ना रोबरी, ठीक है जी, रुक गई ना, किसी का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं भाई, ये चीज क्या है? गलत है। सामने फोकस करें आप। आई बात समझ में भाई? अटेम्प्ट की भी क्या होती है जी? सजा होती है। प्रिपरेशन की सजा होनी चाहिए क्या? क्यों भाई? क्या पता माइंड पलट जाए बाद में, हो सकता है ना, कि मान के चलो, फिर वही बात, एस ने प्रिपरेशन कर ली है, रस्सी वस्सी ले आए, जे ने प्रिपरेशन कर ली है, वेपन ले आए, आर ने प्रिपरेशन कर ली, मंकी कैप ले आए, लेकिन जैसे ही मंकी कैप लगाई हटा करके बोलते हैं नहीं भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी ये गलत नहीं होना चाहिए, किसी का तो पैसा होगा जो हम लूट के लाएंगे, उसको कैसा लगेगा, है ना? आई बात समझ में? इसको सुन के इसका भी मन पिघल गया, हाँ मिस्टर आर सही कह रहे हैं, गलत नहीं करना, ठीक है जी। और मिस्टर जे की सुन के मिस्टर एस भी, हो सकता है ना बेटा आफ्टर प्रिपरेशन क्या कर दे, ये प्लान ड्रॉप कर दें,
और दूसरी चीज ऐसे भी सोचो भाई, मान के चलो इन्होंने प्लेन ड्रॉप नहीं किया, लेकिन मान के चलो मिस्टर एम है कोई, उन्होंने देख लिया, ठीक है जी, कि मिस्टर जे ऐसा करने वाले हैं, ठीक है जी, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया। आई बात समझ में? और प्रिपरेशन के समय ही ये पकड़े गए। अब अब पनिशमेंट मिलेगी? नहीं पता लगता तो नहीं मिलेगी, पता लग गया तो मिलेगी। ये तो चलो क्वाइट ऑब्वियस है बेटा, किसी ने ऑफेंस कर दिया, पता लग गया किसने किया, तो ही सजा मिलती है। देखो क्या होता है, प्रिपरेशन की सजा नहीं होती है, लेकिन कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं जहां प्रिपरेशन की भी सजा है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे अगर आपने प्रिपरेशन की है उसकी भी क्या है जी, सजा होती है। इंटेंशन की सजा होगी? देखो भाई सीधी सी बात, अगर इंटेंशन की सजा होती तो सभी जेल में होते। आई बात समझ में? है ना, सही बात है ना भाई, क्योंकि देखो, और दूसरी बात ये है ना कि प्रूव भी नहीं कर सकते। किसी की इंटेंशन का कैसे पता किया जा सकता है? आप कह रहे हो मुझे पता है इसकी सोच ही ऐसे, मेरे को पता है ये पक्का ऐसा सोच रहा है, प्रूव तो नहीं कर सकते ना। एविल थॉट्स के बारे में पता नहीं कर सकते, किसके मन में क्या चल रहा है ये नहीं पता किया जा सकता, तो इंटेंशन की कोई सजा नहीं होती है। ठीक है जी, आई बात समझ में? बोलो भाई। ये चारों स्टेज हैं जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। होमवर्क आपका ये है, यहां से लेकर के सुन लो। सबसे पहले तो यहां तक पढ़ के आएंगे भाई, यहां तक। सामने स्क्रीन पे फोकस करे बेटा, ये पेज पूरा पढ़ना है। फिर ये मत पढ़ना, आपको नहीं समझ में आएगा अभी। उसके बाद ये पढ़ना सिर्फ। डन? ये थोड़ा सा आपका होमवर्क है, इसको पढ़ के आना। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है जी, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।